हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। तो आज है संडे और सुपर संडे में आप लोगों का स्वागत है और होम साइंस विद चार्ली में भी आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे यान्स के बारे में, धागों के बारे में और क्या बोलते हैं, धागों के निर्माण के बारे में। तो धागों के निर्माण के बारे में भी आपका स्वागत है, मतलब धागों के निर्माण वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज है संडे, अगर आप लोग सो रहे हो तो फटाफट से उठ जाइए, जैसा कि मैं भी उठ चुकी हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी आजकल ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं डेली वीडियो नहीं मतलब प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली नहीं तो कम से कम एक एक दिन के गैप पे तो आपको वीडियो मिल ही जाए। बट मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आपको डेली मिले, ठीक है। आज कल कल कोई वीडियो नहीं हो पाई थी, तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना। ले आऊँगी लेकिन थोड़ा सा एक दिन के गैप में, ठीक है। और इधर भी हो सकता है आगे भी 1-2 हफ्ते थोड़ा-सा बहुत अच्छे से रेगुलर ना रह पाऊँ, बट रहूँगी। वीडियो अगर लंबी नहीं आएगी तो छोटी ही आएगी, बट आएगी ज़रूर, ठीक है। तो चलो आप लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं, धागों का निर्माण पढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार के धागे भी पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए फटाफट से उठिए और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। धागा क्या होता है, मतलब धागे के निर्माण क्या होता है, ठीक है। तो जो रेशा होता है, जो रेशा हम लोग वनस्पति रेशा है, चाहे प्रोटीन रेशा है, चाहे आपका तमाम तरह के केमिकल को आपस में घोल करके उसका रेशा हम लोग बनाते हैं स्पिन के छिद्रों से निकाल करके। किसी भी तरीके से आप जो रेशा बनाते हैं या रेशा प्राप्त करते हैं, तो उस रेशों से जब हम धागा बनाते हैं तो उसको हम लोग कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। जैसे मान लीजिए कपास का धागा हम लोग रुई से प्राप्त करते हैं, फिर उसको मशीन पे चढ़ाते हैं इस तरीके से, है ना। तो जो आप प्राप्त करते हैं वो तो रेशा होता है। फिर उन रेशों की धुनाई करके, कॉम्बिंग करके, उसको ड्राइंग आउट करके, इस तमाम तरीके से करके उसको हम लोग एट लास्ट उसका हम लोग धागा प्राप्त करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं, कताई कहते हैं। और धागा निर्माण की अनेक अवस्थाएं होती हैं, स्पेशली 5 होती, कौन-कौन सी? कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग और स्पिनिंग। तो ये 5 आपको याद रखना है। ये कभी-कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आता है और कभी-कभी पूछा भी जाता है कि इनमें से मतलब धागा निर्माण की कौन-सी अवस्थाएँ हैं। अब हम लोग सारी अवस्थाओं को एक-एक करके पढ़ते हैं। देखिए, तो धागा निर्माण की अवस्थाएँ हैं, तो सबसे पहली अवस्था कौन-सी है? कार्डिंग है। कार्डिंग को भी मतलब हिंदी में भी कार्डिंग ही कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? धागों में जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको दूर किया जाता है। इसके बाद जो है, जो आपके रेशे होते हैं, उनको क्या किया जाता है? समानांतर बनाकर उनकी पूनियाँ बना ली जाती हैं। ओके? फिर दूसरा है आपका कॉम्बिंग करी जाती है। कॉम्बिंग करने से क्या होता है? मतलब कंघी करना। तो कंघी करने से क्या होता है? जो छोटे रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और लंबे रेशे क्या हो जाते हैं? समानांतर हो जाते हैं, मतलब एक समान हो जाते हैं वो। ये दोनों आपको टर्म याद रखना है। और कार्डिंग वाले में आप ये टर्म याद रखिएगा कि अशुद्धियों को तो दूर करके सुलझाया ही जाता है। इसके साथ ही साथ धागों को, सॉरी, रेशों को समानांतर भी बनाया जाता है। ओके? अब हम आएँगे तीसरे स्टेप पे। तो तीसरा स्टेप है आपका खींच कर निकालना। तो खींच कर निकालने का मतलब होता है ड्राइंग आउट। इसमें क्या किया जाता है? जो कंघी की हुई पूनियाँ रहती हैं आपकी, उनको घुमावदार घिर्री पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे लंबे रेशे अलग हो जाते हैं, ठीक है? और इन लंबे रेशों को क्या कर सकते हैं आप? मतलब कि इनको आप 6 गुना अधिक और ज़्यादा खींच करके इसको आप लंबा बना सकते हैं। तो ये इससे आप कह सकते हो कि लंबे-लंबे रेशे इससे बना लिए जाते हैं और लंबे रेशे से आपके अच्छे तरह के, मतलब गुड क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है? इसके बाद होता है घुमाव देना। घुमाव देने को हम लोग रोविंग भी बोलते हैं। तो रोविंग में क्या किया जाता है? ये जो पूनियाँ हैं आपकी, जिनको आपने लंबे-लंबे रेशे निकाल लिए हैं, इन पर क्या किया जाता है? हल्की-सी ऐंठन दी जाती है, ठीक है? थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि मॉडरेट ट्विस्ट इसको दिया जाता है। ट्विस्ट करने के बाद क्या होता है? मतलब ये हल्का ऐंठन देने से रेशे क्या हो जाते हैं? सघन और थोड़े से मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कताई, यानी कि स्पिनिंग। ये क्या है? ये अंतिम प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? इसमें रेशों को क्या, मतलब धागों को मशीन पर चढ़ाते हैं, जिसमें बहुत सारे रोलर्स लगे होते हैं, मतलब उस मशीन में बहुत सारे रोलर्स लगे होते हैं और प्रत्येक रोलर पहले से तेज़ गति से घूमता है। मतलब मान लीजिए 5 रोलर लगे हुए हैं, ठीक है? तो पहला थोड़ी तेज़ घूमेगा, दूसरा उससे भी तेज़, तीसरा उससे भी तेज़, चौथा उससे भी तेज़, पाँचवाँ उससे भी तेज़। तो वही कह रहे हैं कि पहला जो रोलर है वो अगले वाले से और तेज़ घूमेगा, ठीक है? अंतिम रोलर तक पहुँचते-पहुँचते सही आकार और व्यास का धागा प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी 5 प्रक्रियाएँ हो गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है? कौन-कौन सी हो गई? कार्डिंग हो गया, कॉम्बिंग हो गया, ड्राइंग आउट हो गया, इसके बाद रोविंग हो गया, इसके बाद आपका स्पिनिंग हो गया, ठीक है? ये हो गया आपका। इसको आप एक न्यूमोनिक में याद रख सकते हो अगर आप चाहो तो, CCDRS। क्या-क्या? CCDRS। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पिनिंग। तो अगर आप इसको ये न्यूमोनिक याद कर लोगे तो आसानी रहेगी। और एक बार देखिए, 1 सेकंड, ये क्या हो गया भाई? सॉरी, 1 सेकंड रुको। हुँ।
गुस्सा हो गया लग रहा है ये फटाफट। हाँ, तो चलिए ये हम लोग यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ पर देख लो आप, एक जगह पूरा दिया हुआ है, क्या है? सॉरी, रेशों से धागे का निर्माण। तो क्या किया हमने? धुनाई करी, यानी मतलब कार्डिंग करी। जो क्या किया हमने? धूल कण, अशुद्धियाँ और गंदगियाँ निकाली। कंघी में क्या किया? रेशों को समानांतर किया। ड्राइंग आउट में क्या किया? छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग किया। घुमाव में क्या किया? पोनी में हल्का ऐंठन दिया। और कताई में हम लोगों ने क्या किया? कताई से फिर हम लोगों ने धागा प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कताई कितने तरह की होती है, कितने तरह की कताई के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्पिनिंग। तो कताई देखिए स्पेशली दो तरह की होती है, यांत्रिक कताई और एक आपकी होती है रासायनिक कताई। यांत्रिक मतलब कि मैकेनिकल स्पिनिंग, और रासायनिक मतलब आपकी केमिकल स्पिनिंग। तो अभी पहले हम लोग यहाँ पर यांत्रिक के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल स्पिनिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या, ये बुक का ही मैटर मैंने सीधे इसलिए लगा दिया क्योंकि ये बहुत अच्छा था, आगे बुक का मैटर नहीं हुआ, मतलब बुक का नहीं आगे। तो सबसे पहला देखिए रिंग कताई। रिंग कताई को आपको बस क्या याद रखना है? आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। सबसे पहला ये याद रखना है कि सबसे पुरानी विधि है ये कताई की, ठीक है? और इस विधि में क्या होता है? रेशों के आपस में चिपकने की क्षमता, मतलब ये वाली जो कताई होती है ये इस पर डिपेंड करती है कि रेशों की जो आपस में चिपकने की क्षमता होती है उस पर ये कताई निर्भर करती है। इसमें देखिए क्या होता है कि ऊनी, लिनन, सूती रेशों में ये प्रचुर मात्रा में करी जाती है। रिंग कताई में जिस उपकरण का प्रयोग होता है वह दो प्रकार की होती है, मतलब कि रिंग कताई के लिए दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते, एक होता है रिंग फ्रेम, एक होता है आपका म्यूल फ्रेम। ठीक है, तो जो रिंग फ्रेम होता है इस पर खींचना, ऐंठना और लपेटना क्रियाएं एक साथ होती हैं। मतलब कि खींचे मतलब ड्राइंग आउट, इसके बाद ट्विस्ट करना, फिर उसको लपेटना, ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, जिससे धन, समय तथा शक्ति तीनों की बचत होती है। लेकिन जो धागा प्राप्त होता है वो मोटा खुरदुरा होता है। मतलब कि धन और समय की बचत तो होती है, लेकिन क्या होता है, धागा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो बस ये याद रखना है। लेकिन जो आपका म्यूल फ्रेम होता है इस पर भी खींचना, ऐंठना व लपेटना तीनों क्रियाएं होती हैं, लेकिन इसमें एक साथ नहीं होती हैं, बल्कि अलग अलग होती हैं। मतलब ऐंठन अलग टाइम पे दिया जाएगा, खींचा अलग टाइम पे जाएगा, लपेटा अलग टाइम पे जाएगा। इसमें धन, समय व श्रम अधिक लगता है, परंतु इससे जो धागा प्राप्त होता है वो कैसा होता है? उत्तम कोटि का होता है। आपको मतलब ये याद रखना है कि रिंग फ्रेम पर रफ धागा प्राप्त होता है और म्यूल फ्रेम पर मुलायम धागा प्राप्त होता है। तो जो धागा मुलायम होगा, जाहिर सी बात है उसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? और जो धागा रफ होगा उसको बनाने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। ये आपको एक याद रख लेना है। अब नेक्स्ट है आपकी ओपन एंड स्पिनिंग, मतलब कि खुली अंतिम कताई। इसमें बस इतना याद रखिए कब ये विकसित हुई? 1960 में। इसके बाद इसमें क्या होता है? बिना कंघी किए धुनाई की हुई पोनियों से धागे का निर्माण कर दिया जाता है। मतलब इसमें जो रेशे होते हैं आपको उनमें क्या किया जाएगा? कंघी नहीं की जाएगी, सिर्फ धुनाई करके पोनियों से धागे का निर्माण कर दिया जाएगा। ये कम समय में तैयार होता है, अधिक धागा बनता है, लेकिन इससे क्या होता है? मोटा सूत बनता है। आप खुद से लॉजिक लगाओ, इसमें कॉम्बिंग नहीं करी गई है, छोटे और बड़े रेशे एक ही में हैं, तो जाहिर सी बात है जल्दी से बन तो जाएगा, लेकिन धागा कैसा बनेगा? मोटा बनेगा। ठीक है, ये याद रखना आपको। फिर है आपकी फ्रिक्शन कताई, यानी कि फ्रिक्शन स्पिनिंग, घर्षण कताई। इसमें क्या करते हैं? बिना कंघी किए गए रेशों की कताई कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप क्या करते हैं? कंघी भी करते हैं, सॉरी कंघी नहीं करते हैं, लेकिन इसमें धुनाई कर देते हैं खुली अंतिम कताई में। लेकिन इसमें क्या करते हैं? इसमें ना कंघी करेंगे ना धुनाई करेंगे। ठीक है, धागा सुंदर तो बनता है, लेकिन क्या होता है? आसानी से टूट जाता है। जाहिर सी बात है इसको फ्रिक्शन के उस पे किया जाता है, बहुत घर्षण दे करके बनाया जाता है, इस वजह से धागा टूट जाता है, इसका मतलब आसानी से टूट जाता है। फिर है आपका ऐंठन रहित कटाई, यानी कि ट्विस्टलेस, मतलब कि इसमें ज़्यादा ऐंठन नहीं दिया जाए। इसमें क्या होता है? तंतुओं को समान करके उन पर चिपकाने वाले पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, जिससे धागे आपस में चिपक जाते हैं और जो है धागा बन जाता है, रेशे आपस में चिपक जाते हैं और धागे का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए कि इस तरीके से तंतुओं को बिछा दिया गया, फिर इसके ऊपर कुछ केमिकल का छिड़काव कर दिया गया इस तरह से, फिर ये क्या होगा? आपस में ऐसे ऐसे मतलब चिपक जाएंगे ये। ठीक है, इनके चिपक जाने से आपस में धागे का निर्माण हो जाएगा आपके। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। इसमें क्या होता है? छोटे तंतुओं को लंबे तंतुओं से इस विधि से अलग किया जाता है। मतलब इस विधि से क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक से छोटे तंतुओं को बड़े तंतुओं से अलग कर दिया जाएगा और फिर उससे छोटे धागे अलग बनाए जाएंगे और लंबे धागे अलग बनाए जाएंगे। बात समझ गई? इससे क्या होता है? धागा उत्तम कोटि का बनता है। भाई जब दोनों को सेपरेट कर दिया गया तो जाहिर सी बात है धागा अच्छा बनेगा। इसके बाद होता है स्वयं ऐंठन वाली कताई, मतलब कि सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। इसमें क्या होता है? म्यूल फ्रेम से 10 गुना मतलब तेज गति से धागा तैयार करते हैं। मतलब जो म्यूल फ्रेम अभी हम लोगों ने पढ़ा, म्यूल फ्रेम पर कैसा धागा बनता है? मुलायम बनता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का धागा बनता है। तो लेकिन इसमें जो सेल्फ ट्विस्ट वाली कताई होती है, इस पर म्यूल फ्रेम से 10 गुना तेज गति से धागा तैयार किया जाता है। और इससे धागा क्या होता है? उत्तम कोटि का धागा प्राप्त होता है, जैसे आपका वोस्टेड धागा। वोस्टेड धागा क्या होता है आपका? ऊन में, ये ऊन वाले धागे का प्रकार है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? धन, श्रम, ये सारी चीजें कम लगती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका।
इसके बाद है आपकी परंपरागत कताई। तो परंपरागत कताई में आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, जिसमें आपके 2 आते हैं इंस्ट्रूमेंट। कौन-कौन से? एक आपकी तकली आती है और एक आपका चरखा आता है। तो इसको तकली में आपको क्या याद रखना है कि तकली का आविष्कार जो हुआ था वो पहले हुआ था, लेकिन चरखे का आविष्कार जो है आपका बाद में हुआ था। 2 चीज़ इसमें बस आप याद रखो, ओके। अब आता है रासायनिक यानी कि केमिकल स्पिनिंग। केमिकल स्पिनिंग आपकी स्पेशली 4 टाइप की होती है। एक सेकंड, कितने टाइप की? 4 टाइप की। तो ये 4 टाइप आपको क्या याद रखना है? एक आपकी वेट हो गई, एक आपकी ड्राई हो गई, एक आपकी मेल्ट वाली यानी पिघली हो गई, एक आपकी बायो कंपोनेंट हो गई, ठीक है। तो अब याद देखो, सबसे पहली वाली है आर्द्र कताई। आर्द्र कताई का मतलब होता है वेट स्पिनिंग। और ये कैसे करी जाती है? ये रेयॉन है, एक्रिलिक है, स्पेंडेक्स है। बात समझ गए? तो सिर्फ इतना याद रखो कि वेट स्पिनिंग क्या है आपकी? रासायनिक, एक्रिलिक और स्पेंडेक्स पे करी जाती है। इसके बाद आपकी ड्राई स्पिनिंग होती है। ड्राई स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? एसीटेट का निर्माण किया जाता है, जो एसीटेट वाले रेशे होते हैं, ठीक है, मतलब एसीटेट फाइबर आपका। इसके बाद होता क्या है? ये ड्राई स्पिनिंग का मतलब ये होता है कि जब स्पिन रेट से धागों को निकाला जाता है, तो उनको बिल्कुल बहुत धागे जो होते हैं वो बिल्कुल गर्म हवा में निकलते हैं। तो उससे क्या होता है? उस गर्म हवा की वजह से, उस ड्राइनेस की वजह से धागे बिल्कुल सूख करके जम जाते हैं। इसको हम लोग इसलिए ड्राई स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पिघली कताई, मेल्ट करना। तो नायलॉन और पॉलिस्टर में क्या होता है? ये पॉलीमर होते हैं। इनको कई सारे केमिकल, आपको मैंने पढ़ाया था कि कोयला, पेट्रोलियम, पानी, हवा, इन सब चीज़ों को आपस में पॉलीमराइज़ करके घोल तैयार किया जाता है और उन घोल को स्पिन रेट से निकाला जाता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग मेल्ट करते हैं। इस वजह से आपका नायलॉन और पॉलिस्टर धागा इससे किया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, स्पिन रेट से निकलकर हवा के चैम्बर में इसको भेज दिया जाता है। इसके बाद है बायो कंपोनेंट कताई। बायो कंपोनेंट में क्या होता है? पॉलीमर को अलग-अलग स्पिन रेट से निकाल कर खींचा और ऐंठन और रील, मतलब रील दिया जाता है। इसमें कहने का मतलब ये होता है, मैं बता दूँ आपको, पॉलीमर को अलग-अलग स्पिन रेट से निकाला जाता है। बात समझ गए? अलग-अलग स्पिन रेट से निकालेंगे, फिर उसको खींचेंगे, फिर उसको ऐंठन देंगे। मतलब कि एक बार अलग स्पिन रेट से निकालते हैं, फिर दूसरी बार दूसरे स्पिन रेट से निकालते हैं, फिर उसको अलग-अलग उससे खिंचाई करते हैं उसकी, मतलब खींच-खींच करके उसको लंबा बनाते हैं और फिर उसको खींचेंगे, ऐंठन देंगे, फिर उसको रील, मतलब उसको लपेट देंगे अच्छे से। आई होप आपको ये कताई समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार रिवीजन के लिए आप देख सकते हो फिर से कि ये है कताई के प्रकार। कताई के कितने प्रकार हैं हमारे? पहला देखिए, ये है आपका यांत्रिक और दूसरा है आपका रासायनिक, ठीक है। रासायनिक मैं यहाँ लिख देती हूँ बस। तो रासायनिक 2 तरह की कताई है, सब हटाइए। 2 तरह की कताई है आपकी। तो पहली है आपकी यांत्रिक, दूसरी है रासायनिक, ठीक है। अब यहाँ पर यांत्रिक के प्रकार हैं। ये रिंग कताई हो गई आपकी, खुली अंतिम कताई हो गई, घर्षण कताई, ऐंठन रहित कताई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्वयं ऐंठन वाली कताई। इसके बाद इसी में ही रासायनिक वाले में आपकी परंपरागत है। परंपरागत में एक आपकी तकली, एक आपका चरखा। फिर आपका रासायनिक। रासायनिक आपकी 4 तरह की है, वेट, ड्राई, मेल्ट, बायो कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूरे एक दिया हुआ है चार्ट इकट्ठे से। यहाँ पर देखिए यांत्रिक कताई कितने तरह की है? ये आपकी क्या कहते हैं, ये सामान्य यांत्रिक कताई। सामान्य यांत्रिक में ही आपका रिंग, स्वयं ऐंठन देने वाली खुली अंतिम कताई, घर्षण, ऐंठन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। परंपरागत में तकली, चरखा। इसके बाद है रासायनिक कताई। रासायनिक में हमने 4 पढ़ा, आर्द्र, शुष्क, पिघली, बायो कंपोनेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर छोटा-छोटा देखिए दिया ही गया है, इसके लिए आप अपना रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब पढ़ेंगे हम लोग धागों के प्रकार। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप लोग घबराना नहीं, आराम से देखिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। अब थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी पढ़े। तो धागे भी आपके स्पेशली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका साधारण धागा और एक आपका होता है सम्मिश्रण धागा, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स या नोवेल्टी यार्न भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए साधारण धागा है। साधारण धागा भी आपका फर्दर 2 टाइप का है। तो पहला क्या है? इकहरा धागा होता है। इकहरे धागे का क्या मतलब है? इसमें केवल एक धागे का प्रयोग होता है और सभी भागों में समान ऐंठन दी जाती है। मतलब अगर मान लीजिए एक धागा है ऐसे, और मान लीजिए दूसरे धागे से इसके ऊपर ऐसे ऐसे ऐंठन दी जा रही है, फॉर एग्जांपल है, तो इसमें सब समान धागा, मतलब समान रहेगा ये। जितनी ऐंठन यहाँ दी जाएगी उतनी ऐंठन यहाँ भी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कहीं पे कम ऐंठन दी जाए, कहीं पे ज़्यादा ऐंठन दी जाए। तो सभी भागों में धागा समान रहेगा। ऐंठन की प्रक्रिया एक दिशा में व एक जैसी रहेगी। मैंने क्या बताया, अगर इसको दाईं साइड ऐंठा जा रहा है तो दाईं साइड ही ऐंठते रहेंगे, उसको बीच बीच में कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं क्रिएट करेंगे। दोहरा धागा, दोहरा धागा में क्या होता है? 2 धागे ले लेंगे और उसको आपस में ऐंठन देकर के एक प्लाई यार्न बनाते हैं। प्लाई यार्न भी बोलेंगे इसको, ठीक है। मतलब 2-3 धागा ले लेंगे और उसको एक ऐसे अच्छे से ऐंठन देकर के उसको बनाएंगे। अब आ जाता है आपका सम्मिश्रित धागे। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स या फिर नोवेल्टी यार्न भी बोलेंगे। इसमें आपके मुझे लगता है 10 से 11 तरह के यार्न है। इसी को हमें पढ़ना है और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से समझ आए। आगे मैंने पिक्चर भी लगाई है। तो सबसे पहला यान हम लोगों को कौन सा हो गया? स्लब यान, जिसको हिंदी में भी स्लब यान ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्लब यान में क्या होता है? नियमित स्थानों पर ऐंठन नहीं दी जाती। क्या पकड़ना है आपको? नियमित स्थानों पर ऐंठन नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल,
ये धागा है आपका, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं दूसरा धागा ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऐंठन दी धागे में, यहाँ भी आपने ऐंठन दी, यहाँ भी आपने ऐंठन दी। अब फिर आपने क्या किया, यहाँ भी ऐंठन दी, यहाँ भी दी, यहाँ भी दी। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, इतने दूर आपने ऐंठन नहीं दी। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ऐंठन नहीं दी, जहाँ मैंने ये एरो का निशान बनाया है। बात समझ गए? इसमें क्या होता है, नियमित स्थानों पर ऐंठन नहीं दी जाती है, पहली चीज याद रखना है। इसके बाद है निश्चित अंतर पर ऐंठन के कसाव को अधिक या हल्का कर दिया जाता है। मतलब कि जो ऐंठन दिया जाता है उसको एक फिक्स इंटरवल पे, मतलब एक फिक्स दूरी पे, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा कस करके ऐंठन दे दी जाती है और कहीं कहीं पे बिल्कुल लूज ऐंठन दी जाती है। बात समझ गए? शेष स्थानों पर कसकर ऐंठन रहती है, मतलब कुछ स्थानों पर बहुत कस करके ऐंठन दी जाएगी, कुछ स्थानों पर हल्की ऐंठन दी जाएगी। बात समझ में आ गई? अब इसका यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे देखिए पूरी कस के ऐंठन दी गई है, बीच में यहाँ ढीला छोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर कस के ऐंठन दी गई, फिर यहाँ ढीला छोड़ दिया गया, फिर यहाँ कस कर ऐंठन दी गई, फिर यहाँ ढीला छोड़ दिया गया। फाइनल यान ये बन करके तैयार होता है, आपको याद रखना है। ये वाला भी आप देख सकते हो, एक ये बेस यान है और ये अलग से जो यान लगाया गया है उससे ये फुलाया जा रहा है इस तरीके से। ये आप देख रहे होंगे ना, ये थोड़ा ऐसे फूला फूला टाइप का इसमें आ रहा है, तो ये आपको ये देख करके, ये पढ़ करके आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद आपका फंदेदार यान या फिर आपको लूप यान कहेंगे इसको। लूप मतलब फंदा, ठीक है, जो आप स्वेटर बुनते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ स्थानों को छोड़कर आधार के धागों के चारों ओर फंदे लगा दिए जाते हैं। कहने का मतलब सीधा ये है, मान लीजिए ये आपका आधार यान मतलब कि बेस हो गया, एक धागा आपने ये ले लिया, दूसरे धागे एक दूसरा धागा लेंगे और उसके बगल में ऐसे ऐसे लूप बना देंगे। लूप मतलब फंदे बना दिए जाएंगे। ये मैं अपने समझ से बता रही हूँ, अभी आपको धागा दिखाती हूँ, आप समझ आइए। ये दूसरा धागा लेके इसकी तरफ ऐसे 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 जो है फंदे लटका दिए जाएंगे। कैसे फंदे होते हैं मैं दिखाती हूँ, ये देखो आप, ये ग्रीन वाला देखो बेस यान है इसका, ठीक है, बी मतलब आधार है इसका, एक पहला वाला यान है, और दूसरे धागे से इसको लेकर के देखो इस तरीके से गोल गोल फंदे ऐसे देखो लटका दिए गए, इसको हम लोग लूप यान बोलेंगे, ठीक है। फाइनल जब धागा तैयार होगा तो इस तरह का धागा तैयार होगा। अब इसको हम लोग और पढ़ लेते। इसके बाद आप देखो यहाँ पर ये हो गया आपका आधार धागे की ओर चारों फंदे लगा दिए जाते हैं। एग्जाम में फंदा अगर आए तो आप समझ जाना कि लूप यान के बारे में बात कर रहा है। फिर तीसरा है आपका नॉट या फिर नब्यान। नॉट या फिर नब्यान दोनों को एक ही नाम से बोलते हैं। इसमें भी आपका दो धागों का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, जो एक धागा, इसमें भी दो धागे लगेंगे, तो मान लीजिए एक धागा ये हो गया, अब दूसरे धागे को अतिरिक्त मोड़ के द्वारा गांठ जैसा रूप देने के काम आता है। मतलब कि जो दूसरा धागा यूज किया जाएगा, एक तो आप बेस से यूज करेंगे, पर दूसरा धागा जो आप यूज करेंगे उसको इस तरीके से ऐंठन दी जाएगी कि इसमें ऐसे ऐसे गांठे टाइप दिखाई दें। जैसे मान लो मैं एक अपने तरीके से बता रही हूँ, इस तरीके से उसको लपेटा जाएगा कि ऐसा लगे कि ऊन का, ये मतलब ऊन, आप ऊन ही समझ लो या धागा ही समझ लो, कि इस धागे में क्या है, गांठें दिखाई दे रही हैं। तो दूसरा धागा जो है क्या करेगा, गांठ जैसा आकार देने का या गांठ जैसा रूप देने का काम करेगा। इसकी भी पिक्चर है मेरे पास, ये देखिए इस तरीके का, आप देख रहे हो, ये बिल्कुल एकदम सिंपल यान आ रहा है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से लपेट करके इसको गांठ वाला रूप दे दिया गया है। तो ये नब यान हो गया। आपको पिक्चर अगर आप याद रखोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यान। इसको क्या कहते हैं, इसका फोटो देख लो आप, तब ऐसे दिए देखिए, ऐसे इसके ऊपर से लपेटा गया होता है। इसको क्या बोलते हैं, विभिन्न व्यास के धागे। विभिन्न व्यास के धागे मतलब कोई मोटा कोई पतला, इस तरह का धागा ले लिया जाता है और विभिन्न गतियों में ऐंठन देकर धागा बनाते हैं। मतलब विभिन्न गतियों में मतलब कहीं पर खूब टाइट कस, मतलब टाइट ऐंठन देंगे, कहीं पे थोड़ी लूज दे देंगे, तो उससे क्या होगा, धागे में अलग अलग तरीके की ऐंठन आएगी। इस वजह से ये कॉर्क स्क्रू जैसा एक लुक देगा आपको। जिस तरीके से देखो ये दिया हुआ है, ये तो इस तरीके, ये जो दिया गया है आपको, एक सेकंड, ये जो आपको दिख रहा है ये तो बनाया गया है इस तरीके से, ऐसे लपेट करके इस पे बनाया गया है। लेकिन फाइनल जो धागा बन के तैयार होगा वो कैसा होगा आपका, ये देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना। इसके बाद दूसरा है आपका रेटिनियान। रेटिनियान क्या होता है, ये भी आपका स्पाइरल जैसा ही दिखता है, लेकिन कुछ अंतरालों पर एक चक्करदार स्थान छोड़ देते हैं। जैसे ये था ना, ऐसे जिग जैग करके ऐसे ऐसे कुछ स्थानों पर, लेकिन इसमें क्या करते हैं, एक चक्करदार स्थान छोड़ दिया जाता है। इसका भी, अच्छा मेरे पास फोटो थी तो चलो इसकी फोटो नहीं लगा पाई मैं, सॉरी। ये जो रेटिनियान है आपका कैसा है, स्पाइरल जैसा ही होगा, लेकिन कुछ स्थानों पर चक्करदार स्थान छोड़ दिया जाता है। मैं बताऊं, ऐसे ऐसे रहता है, और लेकिन कुछ फिर बीच में ये इस तरीके से रहता है, फिर धागा ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे नीचे नीचे इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रेटिनियान का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। अब आगे हमें देखना नॉवेल्टी यान। तो नॉवेल्टी यान को हम लोग सजावटी धागे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सजावटी उत्पन्न, मतलब सजावटी प्रभाव देने के लिए कपड़ों में यूज किया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। इसको क्या करते हैं, कातने की मशीन पर बनाया जाता है
और इसमें क्या होता है, जो दूसरा धागा होता है वो किस काम आता है कि दबाव डालने, ढीला करने, लहरदार बनाने, ऐंठन तथा चक्करदार बनाने की विशेष व्यवस्था होती है इसमें। ठीक है, मतलब जो नॉवेल्टी यान होगा, अभी उस नॉवेल्टी यान की फोटो दिखाती हूँ मैं आपको। दबाव भी डालेगा, दूसरा वाला जो धागा रहेगा ढीला भी रहेगा, लहरदार मतलब लहरदार इफेक्ट भी पैदा कर सकता है, और चक्करदार डिज़ाइन भी बना सकता है। आपका ये इस तरीके का कुछ होता है। अब अगर आप इसको देखो, यहाँ पर नीचे ऐसे ऐसे ऐंठा हुआ है, फिर यहाँ पर ऐसे है, फिर ऐसे है, कितने तरह की डिज़ाइन आपको ये क्रिएट करा। ठीक है, तो आपका ये नॉवेल्टी यान होगा। इसके बाद आपका स्टिक्स यान। स्टिक्स यान जो होता है ये लचकदार धागा होता है। कैसा होता है, लचकदार होता है, और रबर का धागा ना होने पर भी इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी इसमें तन्यता होती है, मतलब काफ़ी तन सकता है, काफ़ी खिंच सकता है। ठीक है, तो इसको स्टिक्स यान बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है लेसिटेक्स यान। लेसिटेक्स क्या होता है, ये महीन रबर के तार को रुई, नायलॉन व रेयॉन के धागों के साथ बनाया जाता है। मतलब इसमें थोड़ा सा रबर का जो है क्या बोलते हैं उसका, रबर का इसमें हिस्सा रहता है, या रबर का थोड़ा कंपोनेंट होता है इसमें, और उस रबर के तार जैसा को क्या कहते हैं, कपास के साथ या नायलॉन के साथ या रेयॉन के धागों के साथ मिक्स करके इसको बनाया जाता है। इसके बाद है आपका टेक्सचर्ड यान। टेक्सचर्ड यान भी आपका क्या है, ये भी स्टिक्स धागे का एक उत्तम रूप है। जो स्टिक्स धागा है लचकदार और रबर का ना होने पर भी 100% इसमें तन्यता होती है। सेम उसी तरीके से आपका ये भी है, इसमें भी उसी का उत्तम रूप है। इससे और इस धागे को, मतलब जो टेक्सचर्ड यान है, इसको और थोड़ा बेटर बना दिया जाता है। और ये किससे बनाया जाता है, नायलॉन के धागे से बनाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि टेक्सचर धागे जो होते हैं नायलॉन के धागे से बनाए जाते हैं। फिर है आपका ग्रैंडल यान। तो ग्रैंडल यान को क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक रंगों के धागों को एक साथ मिलाकर बंटकर ऐंठन देकर धागा बनाया जाता है। लाल, पीला, नीला, काला धागा ले लेंगे और उसको एक साथ ही बंट देंगे, एक साथ ऐंठन देंगे और फिर उसको ऐंठ करके धागा बना देंगे उसका। इसके बाद आपका आता है सनील यान, ये आपका लास्ट है। तो जो सनील शब्द है, आपका फ्रांसीसी शब्द कैटरपिलर से लिया गया है। इससे बना हुआ जो धागा होता है वो मुलायम, लचीला, रोएदार होता है। इसको भी क्या कहता है, 2 सूत को आपस में जोड़कर नवीन प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये इसका देखिए मुख्य सूत है, मतलब इसमें इसका एक मुख्य सूत है। ठीक है, ये जो ऐसे से गया है, लेकिन ये जो छोटे छोटे देखिए डमरू जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे धागों को ऐसे काट करके इसके ऊपर ऐसे बांध करके ये सजावट उत्पन्न किया जाता है। बात समझ, इस सनील का सूत इसको बोला जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। अच्छा, अब हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे। एक सेकेंड, कि धागे की घुमाव की दिशा। जब हम धागे में ऐंठन देते हैं तो उसको जाहिर सी बात है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, किसी न किसी तरफ उसको ऐंठन देंगे ना। इसमें घुमाव की दिशा आपको पूछ रहा है, मतलब बता रहा है आपसे। घुमाव की दिशा बहुत याद रखिएगा अच्छे से, एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या याद रखना है बस, जब धागे को हम लोग दाईं तरफ से ऐंठन देते हैं, यानी कि दाएं तरफ से बल देकर उसको ऐंठा जाता है, तो इसे हम लोग एस ट्विस्ट के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, एस ट्विस्ट के नाम से। अब आप देखिए ये क्या है, इस तरफ से ऐंठन दी जा रही है, इस तरफ से ऐंठन दी जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरफ से ऐंठन दी जा रही है, तो इसका मतलब राइट हैंड दी जा रही है। ठीक है, तो राइट हैंड का मतलब क्या है आपका, दाईं ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है एस बना हुआ, ये एस ही बना हुआ है आपका। समझ आई बात, एस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दाईं तरफ से किया जाए, मतलब कि राइट साइड से जब ऐंठन दी जाएगी, राइट ट्विस्टिंग करी जाएगी, तो उसको हम लोग एस ट्विस्ट का नाम देंगे, मतलब एस घुमाव का नाम देंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा आपका है कि जब धागे को बाईं ओर बल देकर ऐंठन दिया जाएगा तो उसको हम लोग जेट ट्विस्ट का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, जेट ट्विस्ट का। मतलब जब इधर से देखिए, जब देंगे आप, जब इधर से देंगे तो हम लोग इसको जेट ट्विस्ट के नाम से जानेंगे। ये देखो इस तरीके से बना हुआ, ये मैं नहीं बना रही हूँ, ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। बाईं से आपको मतलब कि लेफ्ट साइड से आपको जेड याद रखना है। इसका आप चाहो तो थोड़ा सा वो कर सकते हो कि लेफ्ट का मतलब एल ऐसे बनाते हैं और जेड ऐसे बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है कि एल फॉर मतलब एल, आप एल से जेड याद कर सकते हो। और यहाँ पर आपका राइट आएगा, क्या आएगा, राइट आएगा, तो आर के बगल में एस। ठीक है, राइट आएगा तो एस घुमाओ, ठीक है, और लेफ्ट आएगा तो जेड घुमाओ। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमारा जो भी थ्योरी थी वो खत्म हो गई है। थोड़े से क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐड किए, वो मैं आपको करा देती हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सॉरी, कार्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं, रेशो को हम लोग समानांतर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या याद रखना, इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं तो अशुद्धियों को दूर करना। शायद अच्छे से दिख ना रहा हो, हाँ, अशुद्धियों को दूर करना। कताई मतलब कि स्पिनिंग, तो स्पिनिंग क्या था आपका, अंतिम चरण था सूत निर्माण का। घुमाव देने पर क्या होता है सॉरी, घुमाव देना मतलब रोविंग करना। ठीक है,
तो रोविंग में क्या करेंगे, जब धागे को ऐंठन देते हैं तो धागा कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ये मजबूती लाने की एक प्रक्रिया होती है। खींच कर निकालना यानी कि ड्राइंग आउट, ठीक है। ड्राइंग आउट में आपको क्या होगा, पूनियों पर खींचने की क्रिया। तो ये आपको अच्छे से मैच कर लेना है। 4 टर्म आपके अच्छे से क्लियर हो गए। यूजीसी नेट में पूछा जाता है और आपसे 1 नंबर का उठा करके टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। एक लाइन का आप चाहो तो नोट्स लिख सकते हो। दूसरा फिर से है आपका, तो देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है आपका, मतलब कि जो सिंपल यान है वो है आपका लंबाई में नियमित। हम लोगों ने जब भी गहरा धागा पढ़ा था तो क्या था, लंबाई में मतलब कि ऐसे रहेगा तो सब जगह अगर इस पे दूसरा वाला लगाया जाएगा तो एक समान होगा। इस पे कोई फंदा या कहीं पे बहुत अधिक कसाव या कहीं पे बहुत ज़्यादा ढीलापन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं रहेगी। सामान्य सूत्र यानी सिंपल यान आपका लंबाई में एक जैसा रहेगा, नियमित रहेगा। फिर आपका सम्मिलित या जटिल सूत्र यानी कि आपका क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर नॉवेल्टी यान। तो इसमें क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के सूत्रों का ऐंठन। तो यहाँ पर हम लोग 3 के साथ जाएंगे, यानी कि विभिन्न प्रकार के सूतों का ऐंठन। फिर आपका है नॉवेल्टी सूत। नॉवेल्टी सूत मैंने आपको क्या बताया था, सजावटीपन का प्रभाव देते हैं, ठीक है, सजावट का प्रभाव देते हैं। फिर आपका रेटिने सूत्र। रेटिने सूत्र आपका कैसा होता है, सर्पिला आकार वाला ही सूत के समान होता था, याद होगा आपको। तो ये भी हम लोगों ने मैच कर लिया, एक बार थोड़ा अच्छे से मैच कर लेते हैं। ए से आपका चौथा मैच हो जाएगा, बी से आपका तीसरा मैच हो जाएगा, नॉवेल्टी वाला आपका सेकंड से मैच हो जाएगा और रेटिने सूत्र आपका सर्पिल से, ठीक है। इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। फिर है आपका थोड़ा सा एक समझने वाला क्वेश्चन है कि रेशो की मात्रा या बल देने की गति में विभिन्नता से फैंसी प्रभाव पैदा किया जाता है। रेशो की मात्रा में बल देने या विभिन्नता से फैंसी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, कहीं पे आप ज़्यादा ऐंठन दोगे, कहीं पे कम दोगे, कहीं पे आप फिक्स इंटरवल पे जो है कम घुमाव करोगे या ज़्यादा घुमाव करोगे या कहीं पे लूप बना दोगे, तो जाहिर सी बात इससे सभी आपके नॉवेल्टी यान सभी आपके ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही है, पहला कथन जो है। दूसरा पूछ रहा है, फ्लॉक सूत धागे के प्रयोग से पुरुषों की पोशाकों और अन्य पहनने वाले कपड़ों में सजावटी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी दूसरी बात सही है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमने अभी नॉवेल्टी यान पढ़े, ये सभी जो होते हैं ये सभी बहुत मजबूत नहीं होते हैं। ये आपके कपड़ों में, पोशाक में, ड्रेस, जितनी भी ड्रेस पहनते हैं सभी ड्रेस में एक सजावटीपन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बोथ स्टेटमेंट राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोलते हैं, दिसंबर 2007 का क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट में पूछा गया है। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है, एजोइक है, बेसिक है, डिस्पर्स है, रिएक्टिव है। तो ये अभी उस दिन हम लोगों ने भी पढ़ा था और ये बिल्कुल बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये डिस्पर्स डाई के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन रेशो से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिरका, नमक, वॉशिंग सोडा या फिर अमोनिया। तो क्या किया जाता है, जो आप प्रोटीन रेशो से कपड़े जो बने होते हैं उनसे उनके रंगों को बचाने के लिए हम लोग सिरका का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है, अमाइड समूह, हाइड्रोक्सल, कार्बोक्सिल, सल्फोनिक। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा हाइड्रोक्सल समूह, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो में और कोशिश करेंगे आज थोड़ा सुपर संडे वाले में भी कुछ हम लोग बातचीत करें। देखते हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया ना थोड़ा सा भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगी। हालांकि क्वेश्चन हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। और चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए। बहुत सटीक है चीज़ें ये, ठीक है, मतलब बहुत कहानी कोशिश मैंने पूरी करी है कि टू द पॉइंट चीज़ें आपको दी जाएँ। तो चलिए अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को गुड डे और संडे एंजॉय करिए। पढ़ाई ज़रूर करिए, संडे को रिवीजन के उसमें रखिए। ये वीडियो आप भले कल देखिए, लेकिन संडे को आप 2 घंटे 3 घंटे अपना जितना भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ रखा उसको रिवाइज करिए। नया पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं जितना पुराने को रिवीजन करना ज़रूरी, ठीक है। सॉरी। आपको क्या करना है, सॉरी, पुरानी चीज़ें आपको रिवाइज ज़रूर करनी है, नई चीज़ें आप भले मत मत करो, ठीक है, बट आपको रिवीजन ज़रूर करते रहना है, रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है। तो चलिए मिलेंगे दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।